नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे आरपीएससी टॉपर विद एसपी पर देख रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो समास है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सब तरह से हिंदी व्याकरण की एक समृद्ध क्रिया है समास। होता क्या है समास, यहां से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। इसे देखना शुरू करिए। शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप करके, यानी शब्दों के मध्य आने वाली विभक्तियों को हटा करके, उनका लोप करके नवीन शब्दों के निर्माण को समास कहते हैं। नवीन शब्दों के निर्माण को समास कहते हैं। देखिए, हमारे लिए समझने जैसा है कि दुनिया की हर भाषा में प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो बड़ी से बड़ी बात को छोटा करके कहना चाहती है। ये प्रवृत्ति विभक्तियों के लोप और समास को जन्म देती है। इसे उदाहरण से समझिए। जैसे मैं लिख रहा हूं रसोई के लिए घर, लिखा है रसोई के लिए घर। इसके के लिए को अगर हम हटा दें, उसका हम लोप कर दें और ये दोनों शब्द नजदीक ले आए, रसोई घर, तो अब ये एक समास है। ऐसे जो शब्द बन जाता है इसे हम समास कहते हैं। अब समास की प्रक्रिया में कभी संयोग हो सकता है, कभी संधि भी हो सकती है। जैसे वाक्य है, लंबा है जिसका उदर। अब हमने लोप किया है और जिसका, और शब्द बनाया है लंबोदर। तो संधि की प्रक्रिया भी उसके साथ चल सकती है। एक बात जो हमारे लिए देखने जैसी है वो ये है कि हम जब समास का प्रयोग करते हैं तो समास के लिए दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। जैसे समस्त पद या सामासिक पद। समास, समस्त पद और सामासिक पद तीनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो परीक्षा में समास न पूछकर समस्त पद पूछा जाए, इसका मतलब समास ही है। एक बात हमारे देखने जैसी और है, जब भी हम समास के प्रकारों पर बात करेंगे तो एक शब्द का हम बार बार प्रयोग करते हैं, पद। परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि पद का यहां क्या अर्थ है। पद का यहां अर्थ है शब्द। पद का अर्थ है शब्द। तो विभक्तियों को लोप करके उन शब्दों को निकट ले आना, इस प्रवृत्ति को हम समास कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समास के प्रकारों पर। पहली बात, एक सीधा सवाल, समास कितने प्रकार के हैं? तो वो 6 प्रकार के हैं। देखिए, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा समास बहुव्रीहि। अब हम इन समास के प्रकारों पर एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। पहला जो समास का प्रकार है वो प्रकार है अव्ययी भाव। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी तो इसे बहुत सावधानी से देखिए, क्योंकि हम अभी 6 प्रकार क्रम से पढ़ेंगे। आपको मालूम ही है, मैं अव्ययी भाव पढ़ा रहा हूं, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। परीक्षा के दिन आपको सभी समासों में से अव्ययी भाव क्या है ये छांटना पड़ता है। तो पहचान के चिन्हों को सुनिश्चित करिए कि कब वो अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या है? बहुत सीधी परिभाषा है कि वह समस्त पद जो अव्यय का भाव दे, वह समस्त पद जो अव्यय का भाव दे उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, अव्यय का भाव दे तो समझने की बात है अव्यय होता क्या है। अव्यय पर हम
अलग से वीडियो बना भी चुके हैं, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, आप उसे देख सकते हैं। अब ये क्या होता है, अव्यय भाव समझने के लिए अव्यय समझिए, वे शब्द जिन पर वचन लिंग कारक काल का प्रभाव न, यानी ऐसे शब्द जो वचन लिंग कारक काल इत्यादि से प्रभावित नहीं होते, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, वह समास या समस्त पद जो अव्यय का भाव देता है, यानी अव्यय भाव समास में वे शब्द शामिल होते हैं जिन पर वचन लिंग कारक काल का प्रभाव नहीं होता, वो वैसे ही बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरणों से हम इसे और देखेंगे। एक बात जो आमतौर पर सभी पुस्तकों में लिखी हुई है, कभी कभी वो लक्षण भी पूछ लेते हैं, आप उसे देखिए। अव्यय भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो हर समास में आमतौर पर दो पद होंगे, जो पहला होगा उसे प्रथम पद कहा जाएगा। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। आप पुस्तकें देखेंगे, वहां पूर्व पद भी लिखा हो सकता है। दोनों का एक ही अर्थ है कि प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे हमने जो शब्द देखा था, ये खाली पद समझाने के लिए, अव्यय भाव का उदाहरण नहीं है, ये पद समझाने के लिए कि जो पहले है उसको प्रथम पद कहते हैं, जो बाद में है उसको द्वितीय पद कहते हैं। बाद वाले को उत्तर पद भी कहा जाता है। तो पूर्व पद जो पहले है, उत्तर पद जो बाद में है। तो अव्यय भाव समास में होता क्या है, प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा हॉल में दिक्कत होती है, तो पहचानने में दिक्कत रहती है कि कब है पहला पद प्रधान, कब है दूसरा पद प्रधान। हम इस तरह से इसको पहचानेंगे नहीं, हम बहुत सीधा काम करेंगे कि बहुवचन बनाइए। अव्यय भाव समास में जो समास है या जो समस्त पद है उसका बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि वो अव्यय का भाव देता है, वो वचन लिंग कारक काल से प्रभावित नहीं होता। कुछ और बात उसके बारे में देखिए आप। प्रथम पद संस्कृत उपसर्ग हो सकता है, चौथी बात, प्रथम पद विदेशी उपसर्ग हो सकता है, और शब्द की अवधि। तो परीक्षा में जब भी कोई शब्द पहचानना हो, हम सबसे पहले ये पहचानेंगे कि क्या वो अव्यय भाव है, तो बहुवचन बनाकर देखेंगे। बहुवचन नहीं बनेगा तो इसका अर्थ है वो अव्यय भाव समास है। कुछ और पहचान, उसमें आमतौर पर पहला पद संस्कृत उपसर्ग होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, विदेशी उपसर्ग होता है, या किसी शब्द की आवृत्ति भी अव्यय भाव समास बनाती। ये अव्यय भाव समास की मूल मुख्य पहचान है। आप इसे किसी भी उदाहरण पर प्रयोग कर सकते हैं। हम उदाहरण देख रहे हैं, देखिए कैसे काम करता है अव्यय भाव समास, इसको ठीक से हमें समझना है। जैसे देखिए, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, शक्ति। बहुवचन बनाइए, सीधा बहुवचन है शक्तियां, एक है तो शक्ति, बहुत सारी है तो शक्तियां। अब इसके साथ जुड़ जाता है यथा, यथा शक्ति। अब यह अव्यय का भाव देता है। तो यथा एक पद है, शक्ति एक पद है, दोनों मिलकर एक समास बनाते हैं यथाशक्ति, और उसका कोई बहुवचन नहीं होता। जैसे मैं यथाशक्ति काम करूंगा और हम यथाशक्ति काम करेंगे, बहुवचन नहीं बनता। तो देखिए, यथाशक्ति विग्रह है शक्ति के अनुसार, जैसे शब्द है आजीवन, तो जीवन
भर। जैसे शब्द है आमरण। अब देखिए समास में परीक्षाओं में विग्रह पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप साधारण भाषा ज्ञान का प्रयोग करिए, हम सब हिंदी भाषी हैं तो आप समझ सकते हैं। आजीवन तो विग्रह होगा जीवन भर, तो आमरण विग्रह होगा मरने तक, क्योंकि मरने भर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। आमरण का अर्थ है मरने तक। और देखिए आप शब्द जिनके साथ विदेशी उपसर्ग लगे हुए हों वो शब्द हिंदी के विद्यार्थियों को थोड़ा चकमा दे सकते हैं। जैसे शब्द है बेवकूफ, तो हम बहुवचन बनाने के अभ्यासी हैं, हम उसको बहुवचन में कहते रहते हैं बेवकूफों। ये गलत बहुवचन होता है। फारसी में इसका बहुवचन है बेवकूफान, यानी बहुत सारे बेवकूफ। तो बेवकूफ इस तरह के जो विदेशी शब्द है, देखिए विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है, तो अब ये भाव समास होगा। बिना वकूफ के, वकूफ का अर्थ होता है बुद्धि या अक्ल। और उदाहरण देखिए आप। अच्छा, जितने उदाहरण आपको पाठ्य पुस्तक में मिल रहे हैं उनको अधिकतम देखिए, लेकिन मेरी बात याद रखिए कि उसका बहुवचन नहीं बनता। वचन लिंग कारक काल से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। पहला संस्कृत उपसर्ग हो सकता है, कोई विदेशी उपसर्ग हो सकता है, या शब्द की आवृत्ति हो सकती है। कैसे होती है शब्द की आवृत्ति? जैसे देखिए घर एक शब्द है, हम इसका बहुवचन बनाते हैं घरों, लेकिन जब इसकी आवृत्ति होती है घर घर, अब इसका कोई बहुवचन नहीं होता। घरों घरों ऐसा कोई शब्द नहीं है। घर घर यानी हर घर, ये कभी भाव समास है। जैसे दिनों दिन, तो दिन की आवृत्ति हुई है। विग्रह है दिन के बाद दिन। अंग्रेजी में आप जिसे कहते हैं डे बाय डे, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, तो अब ये भाव है क्योंकि बहुवचन नहीं बनता। ऐसे ही शब्द देखिए रातों रात, तो हमको साधारण भाषा ज्ञान प्रयोग करना है। रातों रात, रात के बाद रात नहीं, रात ही रात में। ये तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं जिन पर हमने बात की है। अधिकतम उदाहरण आपको इस संबंध में देखने हैं। दूसरा समास का हम प्रकार देख रहे हैं, थोड़ी बात हम उसकी भी करेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो तत्पुरुष समास है। बहुत सीधा आसान समास है। पहली बात, दूसरा पद प्रधान होता है। अब ये भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। और तत्पुरुष में कौन सा? दूसरा। इसे हम बहुत सीधे तरीके से समझते हैं। कारक चिन्ह देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर संबंध काके की और संबोधन को है। अब तत्पुरुष समास की बहुत सीधी पहचान है। देखिए कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, दूसरा पद प्रधान है। संबोधन तत्पुरुष नहीं होता, दूसरा पद प्रधान है। बाकी ये सभी विभक्तियां जो है वो तत्पुरुष समास की पहचान है। जैसे को विभक्ति का किसी में लोप हो रहा है तो इसका मतलब हमको समझना है, जब को का लोप होता है तो ये तत्पुरुष समास है। से का लोप हो रहा है, के लिए का लोप हो रहा है, अपादान के से का लोप हो रहा है, अधिकरण का लोप हो रहा है, संबंध का लोप हो रहा है। इन विभक्तियों का जब लोप होता है तो हमको समझना है कि ये तत्पुरुष समास है। जैसा लोप होगा, जैसे को का लोप होगा, हम उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं।
ये बहुत सीधा है क्योंकि कर्म में को होता है, इसे आप आराम से पहचान सकते हैं। इसे याद रखिए कि को, से, के लिए, से, में, पे, पर, का, के, की, इनका जब लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।